हेलो बच्चों। जैसा लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स के बारे में, जिसमें अंतिम हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ वायरसेस। कुछ वायरसेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, कुछ वायरसेस उसमें रिमेनिंग रह गया था, बाकी रह गया था। तो चलो उन सबको देखते हैं फिर, और हम लोग आगे उस पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग बूट वायरस, प्रोग्राम वायरस और मैक्रो वायरसेस के बारे में देखे थे। अब उससे हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपेनियन वायरस। तो कंपेनियन वायरस, कंपेनियन मतलब क्या होता है कि साथ में होना। इन कंपेनियन विद मतलब किसी के साथ में होना। तो कंपेनियन वायरस भी कुछ इसी तरह का है कि ये अपने आप को किसी प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेता है। ये वायरस जो है अपने आप को किसी एग्जिस्टिंग फाइल या एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेता है, और जब ये इन्फेक्टेड फाइल या प्रोग्राम रन करता है तो वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो दूसरे प्रोग्राम या दूसरे फाइल्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको तुम इसके नाम से ही कोरिलेट करके याद रख सकते हो कि कंपेनियन का मतलब होता है साथ में होना। तो ऐसा वायरस जो किसी एग्जिस्टिंग फाइल या एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर ले, जोड़ ले, और जब वो फाइल या प्रोग्राम रन करे तब फिर वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो दूसरे प्रोग्राम्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये कंपेनियन वायरस है। नेक्स्ट फिर तुम्हारा आएगा इसमें वॉर्म्स। तो वॉर्म जो है हम लोग ये कहते हैं कि ये एक तरह का मैलिशियस प्रोग्राम है जो अपने आप को रेप्लिकेट करना, मतलब अपने आप को बढ़ाने लगता है। जिस तरह से बहुत सारे वायरस का प्रॉपर्टी होता है कि वो उसमें म्यूटेशन परफॉर्म होता है, वो टूट टूट कर काफी बढ़ जाता है। तो उसी तरह से वॉर्म्स का भी वो प्रॉपर्टी है कि ये एक तरह का मैलिशियस प्रोग्राम है जो अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है, अपने आप की संख्या को बढ़ाने लगता है, और जितना भी स्टोरेज स्पेस है वो सारा कंज्यूम कर देता है, सारा स्टोरेज स्पेस खत्म कर देता है ताकि दूसरे प्रोग्राम के लिए स्पेस न बचे। तो वॉर्म के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे ट्रोजन हॉर्स। ये भी एक समय में काफी पॉपुलर वायरस था। पॉपुलर इन द सेंस मतलब काफी ये एक समय प्रचलित था। तो ट्रोजन हॉर्स ये वायरस कैसा है, तो ये अपने आप को हम लोग कह सकते हैं कि डिसगाइज करके, वेश बदल करके, अपने वेश को बदल करके ये एक यूजफुल प्रोग्राम या गेम के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करता है। जैसे मान लो कोई ऐसा लिंक आ जाए तुम्हारे सिस्टम में या मोबाइल में जो तुमको लगे कि भाई ये कोई गेम है या फिर कोई एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, यूजफुल प्रोग्राम है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे मोबाइल के लिए, तुम उसको इंस्टॉल कर ली। तो इंस्टॉल कर लिए तब क्या होगा कि जैसे ही तुम उसको रन करोगे तो वो जितना भी तुम्हारे सिस्टम में एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स और फाइल्स है उसको वो हार्म करना शुरू कर देगा, करप्ट करना शुरू कर देगा। तो ये ट्रोजन हॉर्स जो है वही चीज हुआ कि वेश बदल करके अपना ये यूटिलिटी प्रोग्राम या गेम के रूप में ये आता है। जैसे ही हम लोग इसको रन करते हैं तो ये डेटा लॉस को परफॉर्म करता है और सिस्टम क्रैश कर देता है एक तरह से कहा जाए, और जितना भी तुम्हारा अदर प्रोग्राम्स या फाइल्स है उसको ये अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ट्रोजन हॉर्स के बाद हम लोग आते हैं एडवेयर। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का वायरस है। बहुत हम लोग कहेंगे कि जब हम लोग कोई साइट वगैरह खोलते हैं या कोई भी इंटरनेट पर सर्फिंग जब करते हैं तो
हम लोग देखते हैं कि ये बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आता है बीच बीच में। तो ये उसी टाइप का चीज है कि एडवेयर जो है एक फॉर्म ऑफ मालवेयर है जो कि हमारे सिस्टम में पॉपअप के रूप में आता है। पॉपअप जिसको कहते हैं कि अगर मान लो कोई चीज चल रहा है तो उसमें बीच में कुछ आ जाए, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट वगैरह आता है। काफी अनोइंग होता है ये। तो एडवेयर इसके नाम से पता चल रहा है, एडवर्टीजमेंट के रूप में ये जनरली हम लोगों को किसी रनिंग प्रोग्राम के बीच में डिस्प्ले होने लगेगा, या कोई चीज हम चला रहे हैं तो बीच में ये पॉपअप के रूप में आ जाएगा जो हमारे उस काम को इंटरप्ट करने लगता है। तो ये वो चीज है। और फाइनली हम लोग आते हैं स्पाईवेयर में। अब ये फिर इसके नाम से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। स्पाई मतलब जासूस, स्पाईवेयर मतलब ये जासूसी करता हमारे सिस्टम का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्पाईवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर के एक्शंस को मॉनिटर करता है, रीड करता है ना, छिप करके, माने जो हम लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे मान लो कोई ऐसा हमारा वायरस प्रोग्राम हमारे सिस्टम में आ जाए जो हमारे सिस्टम के की स्ट्रोक को रीड करने लगे, और तुम कहोगे कि उससे हमारा क्या नुकसान है। भाई नुकसान है, अगर मान लो हम कोई पेमेंट गेटवे में जाते हैं और सपोज करो कि हम अपना पेमेंट के लिए अपना नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह डालें, तो वो की स्ट्रोक को रीड अगर कर ले तो कोई दूसरा उसको मिसयूज कर सकता है। तो स्पाईवेयर कुछ उस तरह का चीज है जो हमारे सिस्टम में हमारे सिस्टम का जासूसी करता है हमारे जानकारी के बिना, और कुछ एक्शंस को वो मॉनिटर करता है, जैसे की स्ट्रोक रीड करना, ये सब, या तुम्हारा जीमेल अकाउंट हैक मैंने तुम्हारा जीमेल ईमेल पढ़ने लगे, ठीक है, मैसेजेस वो रीड करने लगे, तो ये चीज हो सकता है। तो ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस हैं जो हमारे सिस्टम में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं या आ जाते हैं। ओवरऑल तुमको ध्यान ये रखना है कि ये वायरस कोई बैक्टीरिया या वो वायरस नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं। वायरस एक तरह का प्रोग्राम है, मैलिशियस प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम को, हमारे सिस्टम में जो फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर में। वायरस हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल्स। अब देखो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे सिस्टम में फाइल्स को, डिफरेंट फाइल्स को मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं मतलब, अब देखो हमारे सिस्टम में बहुत तरह के फाइल होते हैं, बहुत तरह का एक्सटेंशंस के साथ हमारा डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ फाइल्स हमारे सिस्टम में सेव रहता है, ठीक है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे एक्सटेंशन वाले जो फाइल होते हैं वो पहले से रजिस्टर्ड रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो जो फाइल मैनेजमेंट टूल है इसका काम क्या है, तो जनरली फाइल से रिलेटेड है, ठीक है। कि जैसे अगर कोई, ये हम लोगों को फैसिलिटेट करता है, हम लोगों को मदद करता है क्या, किसी फाइल को सर्च करने में, फाइल्स को हम लोगों को अरेंज करने में, ठीक है, फाइल्स को मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम लोगों को एफिशिएंटली वर्क करना है फाइल्स पर, तो उसके लिए बहुत सारा हमारा फाइल मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल है ना, जो हमको उसके ब्राउजिंग में, सर्च करने में, अरेंज करने में, इंफॉर्मेशन उसका देखने में कि कोई किस फाइल का क्या डिटेल्स है, कितना साइज वो ऑक्यूपाई कर रहा है, किस फॉर्मेट का है, कब वो लास्ट मॉडिफाई हुआ, कब क्रिएट हुआ। तो ये सारा चीज हम लोग जो है फाइल मैनेजमेंट टूल्स के मदद से आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया फाइल मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बात। नेक्स्ट हमारा है कंप्रेशन टूल्स। कंप्रेस करना मतलब क्या हो गया, किसी चीज को कंप्रेस करना, इसका अर्थ ये हो गया कि हम लोग उसके साइज को घटा रहे हैं,
ठीक है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉमन टर्म्स में बात करते हैं कि भाई हम लोग वीडियो को कंप्रेस कर रहे हैं, या हम लोग कोई पीडीएफ फाइल जो काफी बड़ा है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्रेशन का मतलब यही होता है कि किसी के साइज को डिक्रीज करना। बहुत ज्यादा साइज में अवेलेबल है जिसके चलते हम लोगों को कुछ ऑपरेशंस में उस पर परेशानी आ रहा है। जैसे मान लो कोई फाइल का साइज बहुत बड़ा है, जैसे मान लो अगर कोई भी वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करें नॉर्मली, तो अगर एक अच्छा खासा कैमरा अगर है किसी मोबाइल का, तो अगर तुम कोई वीडियो रिकॉर्ड करो 1 मिनट का भी, तो तुम देखोगे कि उसका बहुत ज्यादा एमबी में साइज आ जाता है, यहां तक कि जीबी में भी आ सकता है। अब वो वीडियो जिसका साइज इतना बड़ा है, क्या तुम आसानी से शेयर कर पाओगे दूसरे से? शेयर तुम चलो फिर भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, काफी समय लेगा। लेकिन यही अगर छोटा फाइल रहेगा तो वो आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। तो हम लोग जनरली करते क्या है कि इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह के कंप्रेशन टूल्स अवेलेबल हैं, जो किसी फाइल जो इसका साइज काफी बड़ा है उसके साइज को वो डिक्रीज कर देता है, उसको छोटा कर देता है, साइज उसको बहुत कम कर देता है। तो उसके लिए भी देखो अलग अलग तरीका है। जैसे मान लो तुम लोग कभी अगर सर्च करो तो एक जिप फाइल होता है, जिप फाइल, जिसका ये जिप फाइल, कभी तुम देखोगे कि अगर कोई जिप फाइल है कैसे पहचानोगे, तो जनरली उसमें एक चेन टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है फोल्डर पर, चेन टाइप का, ठीक है। तो वो जिप फाइल कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली कोई भी डॉक्यूमेंट जो है जो कि काफी बड़ा है, काफी बड़ा साइज का है, उसको हम लोग जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो बहुत ही छोटे साइज में आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है। तो उसका ट्रांसफर वगैरह बहुत आसान हो जाता है। तो वो होता कैसे है, तो उसको वो डिफरेंट कह सकते हैं कि कोड में, डिफरेंट फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करके जो है उसका साइज को वो कंप्रेस कर देता है, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पर अगर हम जिप फाइल का बात करें, तो कोई डॉक्यूमेंट फाइल जो काफी बड़ा है उसको अगर हम जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए, तो ये उसके फॉर्मेट को चेंज करके उसके साइज को बहुत ही कम कर देता है। तो अब सवाल उठता है कि जब उसको यूज करना होगा तब क्या करना होगा? तब हमको उसको वापस एक्सप्लोड करना पड़ेगा। तुम जैसे देखोगे कभी भी कोई जिप फाइल अगर तुम डाउनलोड करो तो पहले वो एक्सट्रैक्ट होगा मतलब वो वापस एक्सप्लोड होगा, अपने ओरिजिनल साइज में आएगा, तब जाकर के हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्रेशन टूल्स के बारे में बात हो गया कि कंप्रेशन टूल्स का काम क्या हो गया कि किसी फाइल के लार्ज फाइल के साइज को हम लोग कंप्रेस करते हैं ताकि वो कम स्टोरेज स्पेस को यूज करे, ठीक है। जब हमको इसका जरूरत पड़ता है तो कंप्रेस्ड फाइल को वापस एक्सप्लोड करना पड़ता है, वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना पड़ता है उसको, तब हम जा करके यूज करते हैं। जब कंप्रेस करेंगे तो फाइल जो है किसी स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा जिससे कि वो कम स्पेस लेता हो, ठीक है। अलग अलग तरह के कंप्रेशन टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे हम तुमको कह रहे थे कि WinRAR एक होता है, 7zip, ऐसा ही और भी अलग अलग तरह का कंप्रेशन टूल्स अवेलेबल है हमारे पास। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। अब जैसा फिर देखो बहुत सारी चीज उसके नाम से ही हम लोगों को क्लियर हो जाता है। अब डिस्क मैनेजमेंट टूल्स मतलब ये ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो हमको डिस्क को मैनेज करने के काम में आते हैं। डिस्क को मैनेज करने के काम में आते हैं मतलब जो हमारा डेटा स्टोर होता है जिस डिवाइस पर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, हार्ड डिस्क पे, तो उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो उसको मैनेज करने का मतलब क्या होगा कि क्या क्या काम हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे मान लो उसका बैकअप लिया जाए, उसका डिफ्रैगमेंटेशन किया जाए या क्लीन अप किया जाए, तो ये सब कुछ कॉमन ऑपरेशन है। ये तीनों, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन और बैकअप,
तो ये तीनों के बारे में चलो हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉमन डिस्क मैनेजमेंट टूल्स जो ये सब हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग आते हैं डिस्क क्लीनअप में। देखो क्या होता है कि जब हम लोग सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी फाइल्स हैं अननेसेसरी वे में हमारे डिस्क में स्टोर हो जाते हैं। जैसे कुछ टेम्पररी फाइल्स हैं, कुछ और भी किसी प्रोग्राम या किसी फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे उसमें आ जाते हैं जो कि जगह ले रहा है जबकि उसका जरूरत है नहीं। तो डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो सब चीजों को हम लोग वहां से हटा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो स्टोरेज स्पेस है वो फ्री हो। जो मतलब काम का चीज नहीं है हमारा डिस्क में लेकिन फिर भी वो जगह घेर रहा है, तो उसको हम लोग क्लीन करते हैं ताकि हमारा स्टोरेज स्पेस जो आता है फ्री होकर के वो हम किसी दूसरे प्रोग्राम और डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकें। तो ये चीज हो गया। तो डिस्क क्लीनअप का वो काम हो गया। चलिए इसको हम चूंकि कैटेगराइज कर रहे हैं तो उसका भी नाम हम लिख देते हैं। एक डिस्क क्लीनअप टूल होगा जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर लिए। दूसरा हम क्या कह रहे थे कि डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर डीफ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का उल्टा, फ्रैगमेंटेशन का उल्टा हो गया डीफ्रैगमेंटेशन। तो तुमको पहले ये समझना होगा कि फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। तो फ्रैगमेंटेशन से हमारा मतलब ये है कि देखो हम लोग जब सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंटली हम लोग फाइल कोई नया बनाते हैं, सेव करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर नया फाइल बनाते हैं, कोई पुराना फाइल डिलीट करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि अलग अलग जगहों पर मतलब कोई फाइल अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, अब हम उसको डिलीट कर दिए, मान लो उस फाइल का साइज था 500 MB का, ठीक है, वो हमने बनाया था और बाद में जब उसका यूज हमारा खत्म हो गया तो हमने उसको डिलीट कर दिया। तो जो स्टोरेज स्पेस या वो जो स्टोरेज स्पेस वो ऑक्यूपाई करके रखा था वो हमारा फ्री हो गया उस जगह पर, ठीक है। मान लो एक दूसरा फाइल था जिसका साइज 200 MB का था सपोज करो, और वो किसी दूसरे एरिया में है स्टोर हुआ, इसके साथ में नहीं था, वो किसी दूसरे स्टोरेज स्पेस में स्टोर्ड था। जब हम उसको डिलीट किए तो वहां से मेरा 200 MB का एरिया हमको फ्री मिला। लेकिन क्या है कि ये दोनों फ्री एरिया अलग अलग जगह पर है। अब हम अगर कोई नया फाइल जिसका साइज मान लो 600 MB का है तो वो न तो 500 MB वाले एरिया में आएगा और न ही 200 MB वाले एरिया में स्टोर कर सकते हैं, जबकि मेरे पास उतना स्पेस अवेलेबल है, लेकिन वो क्या है टुकड़ों टुकड़ों में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा डीफ्रैगमेंटेशन करना पड़ता है। इसको तुम और कोई उदाहरण से ले सकते हो। जैसे मान लो हम लोग कहते हैं, सपोज करो कि 10 फ्रेंड्स आपस में गए कहीं पर टूर करने के लिए, प्लान बनाए जाने का। अब तुम्हारा ट्रेन में टिकट का बुकिंग किया हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि भाई वो कुछ सीट को छोड़ करके तुमको सीट मिला है, एक ही डब्बे में है लेकिन वो अलग अलग जगहों पर है। तो तुम क्या उपाय करोगे एक साथ रहने के लिए कि भाई जो जिनका सीट अलॉटेड है उनसे बात करोगे कि भाई हमारा देखिए ये सब सीट है, अगर आप वहां मैनेज कर लें तो हम लोग सब एक साथ हो जाएंगे। तो तुम वो स्टोरेज स्पेस को खाली करवाए, जो फ्रैगमेंटेशन अलग अलग टुकड़ों में जो अवेलेबल था उसको तुम एक कंटिन्यूअस बना दी, है ना। तब तुम लोग वो 10 फ्रेंड जो है वहां पर बैठ गए एक साथ। तो वही चीज यहां भी है कि क्योंकि हम लोग फाइल्स फ्रिक्वेंटली बनाते हैं, डिलीट करते हैं और वो सब अलग अलग स्टोरेज स्पेस में अलग अलग स्टोरेज एड्रेस में स्टोर्ड रहता है, तो जो हमारा स्पेस फ्री होता है वो टुकड़ों टुकड़ों में अलग 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 जगह पर हम लोगों को अवेलेबल होता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम कोई नया फाइल जो लाएं उसका स्पेस ऐसा हो जो उन डिफरेंट टुकड़ों में कहीं भी वो फिट नहीं बैठता हो, लेकिन अगर वो कंबाइन हो जाए तो मेरा वो आसानी से आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा वहां पर। तो इसके लिए फिर हम लोग डीफ्रैगमेंटेशन यूज करते हैं।
तो इसमें क्या होता है ना कि जब डीफ्रेगमेंटेशन हम लोग टूल्स जब रन कराते हैं तो वो क्या होता है, वो जो फ्रेगमेंटेड क्या कहते हैं जो स्टोरेज स्पेस अवेलेबल रहता है तो वो उसको मिनिमाइज करता है, फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज करता है। तो क्या होता है कि तुमको कंटिन्यूअस वे में स्टोरेज एरिया अवेलेबल हो जाता है ताकि तुम वहां पर किसी फाइल को आसानी से स्टोर कर सको। ठीक है। और फिर है बैकअप यूटिलिटी। तो इसमें क्या होता है भाई, तो बैकअप का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को कोई एक चीज तैयार रखना कि अगर वो हमारा क्रैश कर जाए या खराब हो जाए तो फिर ये उसके बदले में मेरा काम में आ जाए। तो बैकअप यूटिलिटी का काम यही है कि जो भी हमारा डेटा हमारा सेव है सिस्टम में, हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक और जगह एक अदर स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है। कि तो इस प्रोसेस को मैंने कोई डेटा जो हमारे सिस्टम में है उसको हम लोग कोई और स्टोरेज स्पेस में या कोई और स्टोरेज डिवाइस में, डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस कह सकते हो या एक्सटर्नल ड्राइव कह सकते हो, वहां पर अगर हम सेव करके रख लें तो इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ कि वो सिस्टम में हमारा कोई परेशानी आ गया, सिस्टम खराब हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया या हार्ड डिस्क हमारा करप्ट हो गया, तो वो डेटा का लॉस हमको नहीं होगा, वो हम वापस रिकवर कर सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तो काफी सारा चीज अवेलेबल है, जैसे क्लाउड बेस्ड मेमोरी अवेलेबल है, मैंने क्लाउड में भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं जिसको क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। गूगल ड्राइव हो गया, ड्राइव जो है उसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये सब करके क्या होगा कि हमारे सिस्टम में पहला तो स्टोरेज का हमको बचत हो जाएगा कि हमारे पास जो डेटा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइव में या किसी क्लाउड स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। तो वो हम अगर चाहें तो अपने सिस्टम से डिलीट कर दें, वो मेरे पास फिर भी अवेलेबल है। हम जब चाहेंगे वहां से वो फाइल को वापस डाउनलोड करके फिर से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर मान लो इनकेस हमारे सिस्टम में कोई परेशानी आ गया, कोई सिस्टम हमारा खराब हो गया या सिस्टम हम बदल दिए, कोई नया सिस्टम ले लिए, तो भी वो जो फाइल जिसको हम क्लाउड स्टोरेज या ड्राइव में रखे थे वो हम उसको वापस डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है बैकअप लेने का कि आप कभी भी उस डेटा को वापस यूज कर सकते हैं। सिस्टम क्रैश होने पर, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आने पर या डिस्क करप्ट हो जाने पर आप वो सभी डेटा को वापस यूज कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं बैकअप एंड रिस्टोर करना। तुम्हारे फोन में भी वो चीज होता है, सभी फोन में आजकल बैकअप एंड रिस्टोर वाला ऑप्शन होता है। तो बैकअप करने के लिए वो कोई कंपनी अपना या तो तुमको क्लाउड स्टोरेज देगा या फिर कोई कहेगा कि अपने गूगल ड्राइव में डेटा को बैकअप रखिए। तो आप वहां जब बैकअप रखोगे तब फिर क्या होगा कि अगर मान लो वो फोन कल को जाकर के कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वहां से डेटा को रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। चलिए डिस्क मैनेजमेंट टूल्स के बारे में अब हम लोग आते हैं आगे एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको कि हम लोग डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। ड्राइवर का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को ड्राइव कर रहा है, रन कर रहा है, चला रहा है। जनरली ड्राइवर से मेरा यही मतलब होता है। तो डिवाइस ड्राइवर मतलब वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो किसी डिवाइस को चलाने के काम में आ जाए, किसी डिवाइस को रन कराने के काम में आए। ठीक है। देखो आज के समय में बहुत सारा कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं जो हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि सभी डिवाइस को ऐसे ही हम लोग कंप्यूटर से जोड़ दें और वो काम करने लगे? कोई जरूरी नहीं है। कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो प्लग एंड प्ले मोड में आते हैं, मतलब आप सिंपली खरीद के लाए, लगा दिए, काम करने लगा। ठीक है। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो तुम कोई प्रिंटर खरीद के लाए,
ठीक है, कोई नया प्रिंटर खरीदे और तुम उसको यूज करना चाह रहे हो अपने सिस्टम में, तो कुछ प्रिंटर के बारे में कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जिसमें तुमको एक इंस्टॉलेशन डिस्क प्रोवाइड करता है साथ में। तो वो क्यों होता है भाई? तो जब तक तुम उस सीडी को रन नहीं कराओगे, उस डिस्क को रन नहीं कराओगे, तब तक वो प्रिंटर तुम्हारा काम नहीं करेगा, सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पहचानेगा नहीं कि वो उसको कैसे चलाए। तो इसीलिए डिवाइस ड्राइवर का रोल यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम लोग कोई डिवाइस लेते हैं तो उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। उससे ये सिस्टम को पता चलता है कि हाउ टू बेस्ट परफॉर्म द गिवन डिवाइस या हाउ टू बेस्ट वर्क विद द गिवन डिवाइस। ठीक है, कि किस तरह से हम लोग उस डिवाइस के साथ बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। कि उसका सारा इंफॉर्मेशन डिवाइस का तब जाएगा जब उसका डिवाइस ड्राइवर हम लोग इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में, तब सिस्टम उसके बारे में पूरी जानकारी को रखेगा कि किस तरह से इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या फंक्शनिंग उसका है, किस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन देना है। तो ये सारे चीज को जब सिस्टम समझेगा तब जाकर के उस डिवाइस के साथ वो काम कर सकता है। तो डिवाइस ड्राइवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि कोई भी नया डिवाइस जो होता है, जनरली हम तुमको कह दिए कि भाई दो फॉर्मेट में, या तो प्लग एंड प्ले मोड में आएगा या फिर तुमको उसके लिए ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ड्राइवर्स क्या है? तो वो प्रोग्राम है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखता है। तो किसके लिए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। क्यों? तो ये वो उसको बताता है कि हाउ बेस्ट टू ऑपरेट और ड्राइव अ सर्टेन हार्डवेयर डिवाइस, कि किस तरह से हम लोग उसका बेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या उस डिवाइस को हम लोग चला सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया डिवाइस ड्राइवर के बारे में बात। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए काम में आए। ठीक है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो ऑपरेशन कैरी आउट करता है फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो बहुत ही अलग अलग तरह के जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। तो उसको भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। सबसे पहले हम लोग आते हैं उनमें ऑफिस टूल्स में। ऑफिस टूल्स तो जनरली वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऑफिस में, ऑफिस के रोजमर्रा के काम में, डेली नीड में हमारा आता है ना। या तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फिर कह सकते हैं स्प्रेडशीट के लिए, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के रूप में, या डेटाबेस सिस्टम के रूप में। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑफिस टूल्स वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो जो हम तुमको अभी हम काम बोले उसके हिसाब से अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर यूज होगा। जैसे मान लो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, तो पहले उसमें आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। पहले ये हो गया। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि जो प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएशन, ठीक है, ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये परफॉर्म करता। कि जो हमारा टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमारा कोई भी फाइल्स वगैरह है, उस पर ये या तो टेक्स्ट फाइल्स को ये क्रिएट करने के लिए हमको इनेबल करेगा, या उसको फॉर्मेटिंग के लिए हमको इनेबल करेगा कि उस पर हम लोग डिफरेंट फॉर्मेटिंग क्या क्या कर सकते हैं, या उसको एडिट करने के लिए हमको फैसिलिटीज देगा। तो ये सारा काम हमारा जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में होता है। देखो, ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो कि हमारे कोई टेक्स्ट फाइल्स में परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग कह सकते हैं कि
उसके प्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे इन्हांस कर सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह क्रिएट करना, या फिर पैसेज क्रिएट करना। कहीं पर हम लोगों को क्या कहते हैं, किसी चीज को हाईलाइट करना होता है तो उसको जनरली हम लोग बोल्ड में लिखते हैं, या फिर अंडरलाइन करना पड़ता है, या फिर उसका स्टाइल हम चेंज कर देते हैं कि इटैलिक्स में लिख दें, ठीक है, या कोई डिफरेंट कलर में उसको हम डिनोट कर दें, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जो कि किसी टेक्स्ट फाइल पर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग तरह के वर्ड प्रोसेसर्स आते हैं जिसके मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स पर काम कर सकते हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, नोटपैड हो। अब आज के समय में PDF एडिटर भी आ गया है कि आप PDF फाइल को भी एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आएंगे। तो ये तो हो गया कि भाई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का काम हो गया कि ये हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के काम को बहुत ही इजी बना देता है, चाहे वो हमको उसको क्रिएट करना हो, एडिट करना हो, उसके प्रेजेंटेशन को बदलना हो, पैराग्राफ वगैरह में लाना हो, किसी को स्टाइल चेंज करना हो, इटैलिक्स में लाना हो, बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो, कट कॉपी पेस्ट वाला काम भी होता है कि अगर मान लो कोई बड़ा सा चीज हमको एक ही चीज को दोबारा एक जगह लाना है तो फिर से हमको उसको टाइप करने का या लिखने का वहां जरूरत नहीं पड़ता है, सिंपली हम लोग वहां से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा टाइम और मेहनत बहुत बच जाता है। तो ये बात हो गया वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, तुम नाम सुने होगे MS एक्सेल का। तो ये पैकेज जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि डेटा वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है टैबुलर फॉर्म में और यूजर को अलाउ करता है कि उन डेटा को एनालाइज करे, मैनिपुलेट करे, ठीक है, और उनके बेसिस पर केवल एनालाइज, मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन ही परफॉर्म ना करे उन डेटा पर, बल्कि उसके लिए जो है वो ग्राफ प्रिपेयर कर सकता है, चार्ट प्रिपेयर कर सकता है, अलग अलग तरह के कामों को उसको अगर मान लो उन डेटा का परफॉर्मेंस क्या है, किसी चीज के बारे में अगर वो डेटा रखा हुआ है तो वो परफॉर्मेंस वाइज किस तरह से काम कर रहा है, ये सब एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की मदद से, ठीक है। तो इसमें जनरली होता क्या है कि डेटा को हम लोग क्या करते हैं कि टेबल के रूप में रखते हैं, रो और कॉलम में सजा करके रखते हैं, और आप इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है। जैसे मान लो अगर सिक्वेंशियल नंबर तुमको लाना है तो वो ऑटोमेटिकली तुम ला सकते हो, तुमको अलग अलग टाइप करने का जरूरत नहीं होगा। सम वगैरह तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, मीन, मीडियन, मोड, ये सब भी आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। किसी को तुम अगर पाई चार्ट के रूप में दिखाना चाहते हो या बार ग्राफ के रूप में किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो ये सारा काम ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है आसानी से परफॉर्म तुम्हारा कर देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में बात। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हम लोग ये कहेंगे कि बहुत पुराना एक आता था, पहले लोटस आता था नाम से, आजकल यूज नहीं होता है, लोटस हो गया। आज के समय में MS एक्सेल जो है वो काफी यूज होता है इसके लिए, और भी अलग अलग है, जैसे कैल्क है, क्वाट्रो है, क्वाट्रो प्रो, सॉरी। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हैं जो हम लोग यूज में लाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे। अभी ऑफिस टूल्स में मेरा और बचा हुआ है डिवाइस मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट टूल्स, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।